नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार हरियाणा ऑल एग्ज़ाम्स के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ हरियाणा का जो बजट है 2021-22 उससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और उसकी पूरी जानकारी। तो आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो ये हमारा ऑल एग्ज़ाम्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आज हम हरियाणा बजट 2021-22 से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बजट 2021-22 है जो उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको बताने वाला हूँ। ये 2021-22 का बजट है, ये 12 मार्च 2021 को विधानसभा में प्रस्तुत हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 2021 को। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये डेट पूछ लेते हैं एग्जाम में। और जो हरियाणा का बजट है वो आकार में 13वें स्थान पर है देश में। और जो सबसे बड़ा बजट है वो उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी बहुत अधिक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का बजट है वो लगभग 5 लाख करोड़ से अधिक का बजट है। और दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, जिसका 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। तीसरे पे तमिलनाडु, जिसका 2.5 लाख करोड़ है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका फैक्ट। जो बजट है, जो हरियाणा का कुल बजट आया था 2021-22 का, वो 1,55,645 करोड़ था। 1,55,645 करोड़ रुपए था। और जो कि जो 2020-21 का बजट पेश हुआ था उससे 13% अधिक था। और जो 2020-21 का बजट था वो था 1,42,343.78 करोड़ रुपए। इसको 343 या 344 भी लिख सकते हैं। ये देख सकते हैं 1,42,343.78 करोड़ रुपए। जो हरियाणा का बजट है, हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? ये हमारे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ही है, ठीक है। और इन्होंने सीएम है जो हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने अपने जो दूसरी बार बजट पेश किया है। और ये दूसरी बार ये जो पेश होने वाला बजट है ये टैब से हुआ है। पहले भी टैब से हुआ था और ये दूसरा बजट है जो टैब से पेश हुआ है। जो प्री बजट होता है, यानी कि बजट से पहले जो चर्चा की जाती है, तो उस पर ये चर्चा करने वाला जो देश का प्रथम राज्य है वो हरियाणा है। जो हमारे भारत की जो जीडीपी है उसके अंदर जो हरियाणा का कुल 4.07% हिस्सा है। जो देश की जीडीपी है उसमें हरियाणा का हिस्सा कितना है? तो 4.07%। इस बार जीएसटी से हरियाणा को 11% आमदनी बढ़ी है। जो जीएसटी से आमदनी होती है वो पिछले जो बजट था उसके मुकाबले 11% बढ़ी है। उसके बाद जो एससी अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको कानूनी सहायता की जो राशि दी जाती थी वो पहले 11,000 रुपये दी जाती थी, परंतु वर्तमान में ये राशि 11,000 से बढ़ाकर 22,000 कर दी है। वर्तमान में जो इसकी राशि है ये 22,000 कर दी गई है। जो पिछली बार का जो बजट था वो जो बजट में जो घाटा हुआ था 2020-21 में वो था 2.9%। 2.9% का घाटा हुआ था। और ये देख लेते हैं 2016-17 में राजकोषीय घाटा 2.83% था। और 2017-18 के बजट में जो राजकोषीय घाटा हुआ था वो हुआ था 1.6%। और 2018-19 में जो राजकोषीय घाटा था वो 1.54% था। और 2019-20 में 2.86%, यानी कि जो उस समय का बजट था उसके 2.86%। और रुपये में देखें तो 22,461 करोड़ रुपए इतना घाटा हुआ था। और जो 2020-21 का बजट है इसके अंदर 2.9% का ये घाटा हुआ, लगभग 29,193 करोड़ रुपए का। जो अगले 5 साल है ये सरकार ऐसी नीति लेके आ रही है कि जो अगले 5 साल है उसके अंदर जो राजस्व घाटा है वो 0% कर दिया जाएगा। ये इसका लक्ष्य रखा है। आपसे ये कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्व घाटा 0% करने का लक्ष्य कितने सालों का है, कितने सालों में करने का लक्ष्य है? तो आप इसका आंसर कर देंगे 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य जो 2021-22 का जो बजट हुआ है तो उसके अंदर जो अनुमानित जो संभावना लगाई जा रही है जो राजकोषीय घाटे की वो है 3.83%। तो ये लगभग ये कोविड के कारण जो इतना घाटे में जा रहा है। जो 2020-21 में जो प्रति व्यक्ति आई थी वो थी 2,39,535 रुपये प्रति व्यक्ति आई थी। और जो 2019-20 में थी उस समय 2,47,628 रुपये थी। हालांकि ये कम हो गई है, अब 2019-20 की बजाय 2020-21 में कम है, 8,093 रुपये जो आय है ये कम हुई है। नेक्स्ट। जो 2020-21 में जीएसटी से जो आय हुई है, 2020-21 में जीएसटी से आय ये 26,088 करोड़ रुपए जो जीएसटी से हमें आमदनी हुई है। तो हरियाणा को जो इस बार है ना जो सबसे ज़्यादा आमदनी है वो जीएसटी से हुई है। जो सबसे ज़्यादा आमदनी देखें तो हरियाणा को जो पैसा जो बजट के अंदर आया है वो सबसे ज़्यादा जो जीएसटी से आया है, जो राज्य के कर हैं उन्हीं से। चलिए नेक्स्ट।
कुल बजट का जो 11.8% हिस्सा है वो शिक्षा पर खर्च होगा, और जो कि पिछली बार के मुकाबले 17.8% अधिक है। ठीक है। और जो इसके शिक्षा के लिए जो कुल बजट पेश किया गया है शिक्षा के लिए 18,410 करोड़ रुपए सिर्फ शिक्षा के लिए दिए गए हैं। तो इसके अंदर जो कौन कौन से जो महत्वपूर्ण लक्ष्य होंगे और इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बता देता हूँ। 9वीं से 12वीं तक है, ये सभी को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और मुफ्त टैब प्रदान किए जाएंगे जो भी 9वीं से 12वीं के जो छात्र हैं उन्हें। और पंचकुला और रेवाड़ी की तर्ज के ऊपर हिसार और जो करनाल है उसमें भी सुपर 100 का कार्यक्रम, जो सुपर 100 का कार्यक्रम वो है जिसके अंदर नीट और जेई की फ्री कोचिंग करवाई जाएगी। तो ये प्रशिक्षण केंद्र इनकी जो पहले तो रेवाड़ी और पंचकुला केंद्र स्थित है, परंतु अब हिसार और करनाल में भी स्थापित किए जाएंगे। और जो 700 करोड़ रुपए हैं वो लगाए जाएंगे सरकारी स्कूलों में जो क्लासरूम है उनको डिजिटल बनाने में, 700 करोड़ रुपए। तो ये सारे फैक्ट्स तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार रीडिंग ज़रूरी है इनकी। तो इसकी मैं पीडीएफ भी आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसमें डाल दूंगा, तो आप एक बार इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दे दूँगा मैं। जो पहली से और फर्स्ट और से थर्ड क्लास तक के जो 8400 स्कूल है उनके अंदर प्रारंभिक शिक्षा है वो प्रारंभिक भाषा में जो शिक्षा दी जाएगी और गणितीय कौशल की शिक्षा मिलेगी। जो आरोही स्कूल है, कस्तूरबा गांधी स्कूल है और मेवात मॉडल स्कूल है, इन सभी स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल है उनके अंदर अपग्रेड कर दिया जाएगा। और जो 1135 प्ले वे स्कूल है उन्हें भी अपग्रेड किया जाएगा, जो उन्हें प्ले वे स्कूल के तौर पर बनाए जाएंगे, जिसमें जो नई शिक्षा नीति है जिसमें जो 3 साल से बच्चों की जो शिक्षा है वो शुरू कर दी जाएगी। तो उन्हें जो आंगनवाड़ी केंद्र है उन्हें प्ले वे स्कूल की तर्ज पर बनाया जाएगा। जो 21,962 आंगनवाड़ी केंद्र है उनमें जो स्कूल से पूर्व की शिक्षा दी जाएगी। और ये जो 3 नए ITI स्थापित किए जाने हैं वो है, एक तो सिकरोना फरीदाबाद में, एक इंद्री करनाल में और एक ये जीवनगर सिरसा में। ठीक है, तो आप इन्हें याद कर लें क्योंकि कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो किसान डेयरी और पशुपालन एवं कृषि है, जो किसानों के ऊपर जो बजट का खर्चा है वो देख लेते हैं। जो कृषि और किसान के ऊपर जो खर्चा आएगा वो है 6110 करोड़ रुपए का, जो कि पिछली बार से 20% ज़्यादा है। और कृषि और कल्याण है उसके अंदर जो खर्चा है वो है 2998 करोड़ रुपए। और जो सिंचाई के लिए 5081 करोड़, बागवानी के लिए 498 करोड़, और पशुपालन डेयरी के लिए 1225 करोड़, मत्स्य के लिए 125 करोड़, पशुपालन डेयरी के लिए 1225 करोड़। तो इसमें इंपॉर्टेंट तो यही है, आप ये मेन फैक्ट याद कर लेना, ये जो बागवानी का कर लेना और कृषि कल्याण का और कृषि किसान का। जो 1000 किसान ATM है वो स्थापित किए जाएंगे राज्य के अंदर, अलग अलग स्थानों पर 1000 किसान ATM स्थापित किए जाएंगे। और जो स्कूल और कॉलेज है उनके अंदर ही 125 जो लैब है, 125 स्कूल और कॉलेजों में मृदा जो मिट्टी की जांच है उसके लिए जो लैब स्थापित की जाएगी। इसके लिए सरकार को उनके जो अधिकारियों और जो भी उनके जो जांच के लिए उनको रखने की अलग से रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो जो स्टूडेंट है वही ये काम कर पाएंगे और इससे उनका जो प्रशिक्षण है वो भी चलेगा। 32 मंडियों को ई नाम से जोड़ा जाएगा, जो मंडियाँ हैं उन्हें ई नाम से जोड़ा जाएगा 32 मंडियों को। आम, अमरूद और सिट्रस फलों के लिए जो पहले अनुदान राशि थी वो 16,000 थी, परंतु अब उसे बढ़ाकर 20,000 की जाएगी। जो 1 लाख एकड़ है, 1 लाख एकड़ भूमि के अंदर जीरो बजट यानी कि जैविक खेती की जाएगी, जैविक खेती की शुरुआत। और जो 1 लाख एकड़ भूमि के अंदर जो क्षारीय भूमि है उसके अंदर सुधार किया जाएगा, जिस क्षेत्र में की मिट्टी में जो लवणता की दिक्कत है उसके अंदर सुधार किया जाएगा। और एक जो शेरला गांव है लोहारू भिवानी में और एक गरवा गांव भिवानी में। तो शेरला गांव है तो वहाँ पे एक विटा जो प्लांट है उसका एक लघु प्लांट लगेगा, लघु दूध संयंत्र। और जो गरवा है वहाँ पर झींगा मछली कल्चर सेंटर बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रख लेना, ये आगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा ही हो चाहे कांस्टेबल का हो, फीमेल कांस्टेबल का हो, तो उनके अंदर कि झींगा मछली कल्चर सेंटर कहाँ है, तो ये आप इसका टिक कर देंगे गरवा लोहारू में, और लोहारू कहाँ है, भिवानी में। 1020 जो पशु चिकित्सालय उनका कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। और जो पशु बीमा के ऊपर 100 रुपये की प्रीमियम राशि मिलेगी। और दुधारू पशु है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो 80,000 रुपये का मुआवजा भी दिया जाएगा। जो 330 गौशालाएँ हैं उनके अंदर सौर ऊर्जा संयंत्र लगेंगे और वो कितने के होंगे, 1200 किलो वाट के। आप इसे याद कर सकते हैं कि ऐसे आ जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन कि गौशालाओं में 2021-22 के दौरान कितने जो ऊर्जा संयंत्र है वो उसकी क्षमता क्या रहेगी, तो वो 1200 किलो वाट रहेगी। और जो 70 लाख पशुओं का बीमा किए जाने का ये लक्ष्य रखा है। और स्वास्थ्य क्या देख लेते हैं, स्वास्थ्य का ये कुल बजट है 7781 करोड़ रुपए, तो जो कि पिछली बार से 20% ज़्यादा है। तो इसके अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। 1000 जो हेल्थ वेलनेस सेंटर है वो बनेंगे। और हर सिविल हॉस्पिटल है ना
तो उसके अंदर 200 बेड की सुविधा उपलब्ध होगी। और 5 लाख रुपए तक की जो आपको आयुष्मान भारत योजना का पता है, तो जिनके परिवार की जो सालाना आय 5 लाख से कम है उन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। महाराजा अग्रसेन जो मेडिकल कॉलेज अग्रवाल के अंदर स्थित है, तो उसके अंदर एक कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। और जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी फील्ड है उनको जो बजट दिया गया है वो 10,858 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। आप इसे याद रख लें, जो कि पिछली बार से 10.6% ज़्यादा है। गुरुग्राम के मानेसर के अंदर जो 1,000 एकड़ की भूमि है उसके अंदर हरियाणा ग्लोबल सिटी विकसित की जाएगी। आपसे ये पूछ लेगा कि 21-22 के दौरान हरियाणा सरकार ग्लोबल सिटी कहाँ विकसित कर रही है, तो वो आ जाएगा हमारा मानेसर गुरुग्राम। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, मेसर्स एनटीएल कंपनी जो चीन की है वो सोना में एक स्मार्टफोन का जो प्रोजेक्ट लगा रही है। स्मार्टफोन और ई वाहनों और बैटरियों के क्षेत्र में एक प्रोजेक्ट लगा रही है, जो उसके अंदर 7,083 करोड़ रुपए का निवेश होगा। तो आपसे ये पूछ लेगा कि जो मेसर्स एनटीएल कंपनी है वो अपना प्रोजेक्ट जो स्मार्टफोन और ई वाहनों से रिलेटेड कहाँ पे लगा रही है, तो वो आ जाएगा हमारा सोना। और सोना कहाँ है, गुरुग्राम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो खेल के अंदर जो बजट है वो 7,731 करोड़ रुपए का है। ठीक है, जो खेल में बजट की जो कुल खर्चा किया जाएगा तो वो है बजट में जो पेश किया गया वो 7,731 करोड़ रुपए। और 2020-21 का जो बजट था उससे 20% अधिक है। ओलंपिक में जो चयनित खिलाड़ी हैं, जो जिन भी खिलाड़ियों को ओलंपिक में चयन हो जाएगा तो उन्हें 5 लाख रुपए की राशि एडवांस में दी जाएगी। और जो खिलाड़ियों को डाइट भत्ता है उसको उनको पहले 150 रुपये मिलते थे, परंतु अब उसे 250 कर दिया गया है। और पंचकुला के अंदर ही जो राज्य स्तरीय चोट पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जाएगी। जैसे पहले खिलाड़ियों को अगर खेलते हुए चोट लग जाती थी तो उन्हें दूर दूर जाना पड़ता था, जैसे दिल्ली, या उन्हें अपने अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था बड़े बड़े, परंतु अब उसके लिए पंचकुला के अंदर ही जो चोट पुनर्वास केंद्र है उसकी स्थापना कर दी जाएगी। और उसके बाद जो रोहतक है इस यहाँ पे भी इसकी स्थापना की जाएगी और अलग अलग कई ज़िलों में इन्हें खोला जाएगा। तो यूथ इंडिया गेम्स 2021 पंचकुला के अंदर जो होने वाले हैं, तो उनके अंदर जो 5 स्वदेशी जो खेल हैं और टोटल 25 खेलों को शामिल किया जाएगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इंडिया यूथ गेम्स 2021 पंचकुला में कितने खेल शामिल किए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। और कितने स्वदेशी खेल शामिल किए गए हैं, वो हो जाएंगे 5। जो ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये पंचकुला में है और इसके अंदर जो अलग अलग नए स्टेडियम बनाए जाएंगे, एक हॉकी का, एक फुटबॉल का, एक बास्केटबॉल का और एक वॉलीबॉल का, तो ये नए खेल स्टेडियम बनेंगे। ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ है, पंचकुला में। जो कौशल विकास विभाग है उसको जो बजट के अंदर राशि दी गई है वो है 868 करोड़ रुपये, 868 करोड़। और जन स्वास्थ्य विभाग है उसको 3402 करोड़। और जो बिजली विभाग है उसको 7,089 करोड़ रुपये। और जो नागरिक उड्डयन जो अपना विभाग है उसको 184 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। और जो पुलिस विभाग है उसको 5779 करोड़ रुपए 5779 करोड़ रुपए की राशि दी गई। और पर्यटन है, पर्यटन को 113 करोड़ रुपए। और विदेश सहयोग को 10 करोड़ रुपए, कला और संस्कृति को 19 करोड़। और जो सूचना और जनसंपर्क है उसको 281 करोड़ रुपए। आपको ये सभी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसमें इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। एक तो कौशल विभाग विकास विभाग है, इसको कितनी राशि दी गई, 868 करोड़ रुपए। और जो बिजली विभाग है इसको 7,089 करोड़ रुपए। और जो पुलिस है इसको 5,789 करोड़ रुपए। और पर्यटन को 113 करोड़ रुपए, पर्यटन को 113 करोड़ रुपए। और कला और संस्कृति 19 करोड़ रुपए। ये इंपॉर्टेंट आप इन्हें याद रख लेना। और भी जो बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस, वो मैं आपको बता देता हूँ। गुरुग्राम और पिंजौर है, इनके अंदर फिल्म सिटी बनाई जाएगी। और ये उत्तर प्रदेश की तर्ज पर, जो पिंजौर है पंचकुला का और गुरुग्राम है यहाँ पे फिल्म सिटी बनेगी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर। और जो 100 करोड़ रुपए राशि है वो SYL के ऊपर, जो सतलुज यमुना लिंक है, सतलुज यमुना लिंक जो इससे रिलेटेड है, तो इसके ऊपर जो राशि लगेगी वो 100 करोड़ रुपए की। और गन्नौर जो सोनीपत के अंदर है वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी की स्थापना की जाएगी। और हिसार और पंचकुला इन्हें नई स्मार्ट सिटी भी बनाया जाएगा। गुरुग्राम और जो पंचकुला का पिंजौर है वहाँ पे फिल्म सिटी, और पंचकुला को ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि 21-22 के दौरान किस शहर को ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, अलग अलग ऑप्शन दे देगा तो आपका पंचकुला राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या ये 15% कर दी जाएगी अभी। और बिजली की खपत है इसके ऊपर 2% पंचायत का कर लगेगा। और हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन है उसके अंदर, उसके ऊपर 20,000 पक्के मकान, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यमुना नदी के प्रवास स्थल पर हथनीकुंड का अपस्ट्रीम बांध बनेगा, तो आप इसको याद रख लें कि अपस्ट्रीम बांध बनेगा यमुना नदी के जो प्रवास स्थल है वो उस पर। वृद्धावस्था पेंशन थी वो पहले से अभी 250 रुपये बढ़ाकर 2500 रुपये
कर दी गई है। तो आप ये क्वेश्चन याद रख लेना। ये पीछे जो मेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी आई थी कि जो पेंशन में उसमें कितनी बढ़ोतरी की गई है, तो उसके अंदर 250 रुपये की बढ़ोतरी होगी, 250 रुपये की। हरियाणा हिसार में महिला पुलिस का ट्रेनिंग कैंप बनेगा, तो हिसार है, इसके अंदर महिला पुलिस का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो खोला जाएगा। और 800 नई बसें चलाई जाएगी, जिनमें से 124 बसें हैं ना वो इलेक्ट्रॉनिक होगी, जो एनसीआर के क्षेत्र में, जो हमारा हरियाणा के जो 14 ज़िले हैं वो एनसीआर के अंदर आते हैं, 14 ज़िले एनसीआर में आते हैं। कौन कौन से वो मैं आपको बता ही देता हूँ। सबसे पहले गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात जिसे नू कहते हैं, पलवल, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल, जींद, रोहतक, सोनीपत, कितने हो गए, 3 3 6 4 10 हो गए, 4 हो रह गए। सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, और कौन सा रह गया, पलवल, रेवाड़ी, करनाल, जींद, रोहतक, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद। तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, रेवाड़ी, करनाल, जींद, रोहतक, सोनीपत, एक पानीपत, एक कौन सा आ जाएगा, पानीपत। तो ये जो 14 ज़िले हो गए ये एनसीआर के क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश की जो 11 ऐतिहासिक जो स्थल हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो धरोहर स्थल हैं, उन्हें पंजाब पुरातन ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम 1964, ठीक है, 1964 का ये अधिनियम है। इसके तहत राज्य सरकार अपने संरक्षण में लेगी। और ये 11 ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं वो आप नोट कर लीजिए, इसको मैंने पीडीएफ में भी डाल रखा है। एक तो लोहारू का जो किला है, ये लोहारू का किला भिवानी में है इसे। और आप इससे ये जो जीके के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इससे ये इन स्थलों के नाम पूछ लेते हैं और किस जिले में है। तो लोहारू का किला भिवानी में है। तिगड़ाना जो एक हड़प्पा स्थल है ये भिवानी में है। जो कर्णकोट है ये बट्टू के अंदर है, बट्टू कहाँ है, फतेहाबाद में। जो रानी की छतरी है ये बल्लभगढ़ फरीदाबाद में है, ये कहाँ है, बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। पुराना तहसील भवन ये मेवात नू है, नू को मेवात भी कहते हैं, और पहले इसका नाम सत्यमेवपुरम भी था। और जो मकबरा परिसर है ये तावड़ू में है। चूहीमल की छतरी में भी नू में है, तावड़ू कहाँ है, नू मेवात में है। कैथल का किला कैथल में ही है। लाल मस्जिद है ये कहाँ है, तुजाना गाँव झज्जर में है। और एक बाग वाली कोठी है ये कहाँ, ये भी झज्जर में है। और किला जफरगढ़ ये जींद में है। तो इस प्रकार ये जो हमारे बजट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने ये बता दिए। और एक और वीडियो के अंदर मैं बजट से रिलेटेड और जो क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस सेट है, वो मैं आपको लगवा दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल हरियाणा ऑल एग्ज़ाम्स HSC HPCI से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो और भी मैंने जो HSC के जो सभी एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं तो मैंने इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ है वो डाल रखी है, साइंस की, ज्योग्राफी की, और इंडिया जीके, हरियाणा जीके की। और जो आगे वाले जो SI का एग्ज़ाम हमारा जो 26 सितंबर को होने वाला है, SI के एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम डेट है वो 26 सितंबर है। मुश्किल से 20 दिन बचे हैं, तो उससे रिलेटेड मैं जैसे एक एक टॉपिक करके मैं उसकी वीडियो बना के आपको करवाता रहूँगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो मेल कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट है वो जल्दी अगले हफ्ते तक जो मेल कांस्टेबल है उसकी आ जाएगी, मेल कांस्टेबल की। और जो फीमेल कांस्टेबल है उसकी एग्ज़ाम डेट यही 18 और 19 सितंबर है, यही रहेगी। 18 और 19 सितंबर को इनका एग्ज़ाम है, और जल्दी इनके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन